नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आप सभी ने वो न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी जहाँ पर हज़रत बल जो प्लेस है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर हमारे नेशनल एम्ब्लम का जो इंसल्ट हुआ, उसको तोड़ दिया गया और बाद में अलग-अलग नेताओं के जो बयान आए, वो भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो इससे जुड़ी हुई चर्चा ही हम आज करेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेष मेहमान एडवोकेट पंकज जोशी जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं मथुरा से। सर, आपका स्वागत है सर। जी, नमस्कार। सर, ये जो घटना है नेशनल एम्ब्लम का एम्ब्लम जो लगा हुआ था वहाँ पर, उसको तोड़ा गया है। तो सर इसमें क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें क्या हो सकता है? किसी को कैसे पनिशमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हाँ, देखिए ये जो घटना है जो हज़रत बल जो दरगाह है और इसका रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट के लिए और ये वक्फ बोर्ड जो है स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसने ये वहाँ पर सुधार हुआ था और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर अपना ये जो है जो वहाँ की जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सैयद जो अंद्रावी है उनका और उनके वक्फ बोर्ड के जो अदर मेंबर हैं उनका वहाँ पर और नेशनल एम्बलम के साथ में क्योंकि वो एक ऑनरेबल मिनिस्टर के उनका जो दायित्व है वो उस लेवल पे है तो वहीं पर ये उनके साथ ही ये डेजिग्नेट हुआ हो रखा था और अ, अगर हमारा कोई भी शासन का अधिकारी या मिनिस्टर है तो उनके साथ ही ये नेशनल एनवेलप का जो ये प्रतीक चिन्ह है उसको लगाया जा सकता है हुँ, और पिछली बार कई सालों से वहाँ पर लगा हुआ भी था इस तरह से तो ये भी ऐसी हम नहीं कह सकते कि पहली बार ही कोई इस तरह से हुआ जहाँ तक इसमें पॉलिटिकल जो एक मोटिव इसमें वहाँ के मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के अलावा वहाँ के विपक्षी जो नेता हैं उनका जो जिस तरह से एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट आता है कि इस प्रतीक चिन्ह की यहाँ क्या आवश्यकता है हुँ, और जिसमें मुख्यमंत्री जी उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि क्या काम ही काफी नहीं था तो काम तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले से ही एक जिसके कोई पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए तो इसमें इस जा रहा है और हमारा नेशनल एनवेलप तो हमारा एक त्याग साहस और गर्व और इसका एक प्रतीक चिन्ह रहता है और उसको भी उन्होंने इस तरह से पॉलिटिकल एक सेंसनाइजेशन कर दिया और विपक्षी जो अ, दूसरे जो हैं उनमें मुख्य जो महबूबा मुफ्ती जी थी उनका जो मीडिया में जो बयान आ रहा था उसी को मैं जब देख रहा था तो उसमें वो उसे ब्लेस और मतलब उन्होंने उसमें कहा कि क्या आप मतलब मुसलमानों के लिए इस तरह से आप मतलब कैसे आप गुस्ताखी कर रहे हैं कि आप उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं और उन्होंने शिर्क वर्ड को भी यूज किया था उसमें कि आप इस तरह से शिर्क कर रहे हैं तो हुँ, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को भी आप अगर इस तरह से जन भावनाओं को मतलब अब उसमें एक शिक्षित और एक राष्ट्र से जुड़ा व्यक्ति है तो वो तो उस बात को समझ सकता है लेकिन एक आम कोई मुस्लिम या कोई जो जिसकी भावनाएं इस तरह से वो भड़का सकते हैं क्योंकि इनके कई जन समर्थक रहते हैं और इस तरह से वो उनकी भावनाओं को भड़का रहे हैं और एक सरकारी तय प्रक्रिया के तहत जो फंड अलॉट होता है और उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है और आप अपने आप की पहचान भारत से ना जोड़कर और अपने आप की आइडेंटिटी एक स्वतंत्र आइडेंटिटी जोड़ते हैं लेकिन उस स्वतंत्र आइडेंटिटी से इनको भी कोई मिलना मिलना तो कुछ है नहीं क्योंकि उसी हजरत बल में आतंकवादियों ने वहाँ पर जो है आतंकी गतिविधियां की थी उसमें वहाँ पर पुलिस के साथ भी वहाँ पर जो थी वैन चली थी वहाँ पर जो घटनाएं हुई थी तो उन उन सबका जो नुकसान होता है एक आम मुस्लिम क्योंकि इस समय जनसंख्या के रूप में वही वहाँ पर हैं तो एक आम मुस्लिम जो है एक तो उसको वही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है लेकिन राइट। ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं जिसमें
इस तरह के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कट्टरपंथी वाली जो विचारधारा है उसी को हर समय प्रमोट करके समाज के जो एक सामान्य व्यक्ति है उसे भी कट्टरपंथी राह पर लेके जाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी देखने वाली बात है कि क्यों क्यों ये किसी आम मुसलमान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। यस, जो इनकी बातों में नहीं आता है या जो पहले से शिक्षित है या जो जानता है कि इनका पर्पज केवल और समाज को गुमराह करना है तो वो इनकी बातों में नहीं आते हैं। ठीक राइट, है, और वो एक अपनी राष्ट्रीय अस्मिता से अपने आप को वो जोड़ के देखते हैं। और यस, जहाँ तक बात आप कह रही हैं कि इनवेलप का अगर हम किसी तरह से गलत उपयोग करते हैं तो द इन्वेलेंस एंड नेम्स एक्ट 1950 जो है उसमें सबसे पहले जब ये हमारा जो प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको जब लिया गया था जो नोटिफाइड 1 सितंबर 1950 को ये हुआ था। और जब गजट में जब ये आया उसके बाद उस समय के ना तो माननीय संसद के सदस्यों ने ये सोचा होगा कभी करेगा या फ्यूचर में कभी कर सकता है, तो उन्होंने इसके लिए केवल 500 रुपए का एक जुर्माना उस समय के अनुसार जो कि उन्हें लगा कि इस तरह की तो वही इनफ था। लेकिन इस तरह की जो लगातार घटनाएं जो होती गई और इस तरह के लोग हैं ही इस तरह की मानसिक विकृति के लोग जो अपने आप को मतलब समाज से या देश की अस्मिता से नहीं जोड़कर अपने आप को कहीं दूसरों को उनका साथ दे देते हैं। यस, तो फिर ये अमेंड इसमें अमेंडमेंट हुआ और फिर ये जो भारत का जो राज्य चिन्ह जो अधिनियम है फिर 2005 और इसमें 2005 और 2007 ये फिर ये आए और जिसमें प्रोहिबिशन इसमें किया गया कि अगर आपका कोई इम्प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है या रेगुलेशन जो है इसका उसमें ये आया। और अगर इसमें इस तरह की कोई भी चीजें पकड़ी जाती हैं तो मिनिमम 6 मंथ उसमें है कि आप 6 मंथ से कम नहीं होगा 6 मंथ से जिसको कि बढ़ा के 2 साल तक की सजा और उसके बाद जो फाइन भी है वो फाइन भी बढ़ा के 5,000 रुपये तक का फाइन किया गया कि अगर और उसमें कई उसके प्रोविजन हैं जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई कमर्शियल यूज नहीं करेगा और गवर्नमेंट से भी अगर किसी ने अपने आप को फॉल्स एसोसिएशन कर रखा है कि और उसको लेके उन चिन्हों का दुरुपयोग कर रहा है तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो इसमें सजा के प्रावधान तो यस, पूरे हैं और इस पर्टिकुलर इस हजरत बल के इसमें भी लगभग 50 लोगों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं। शुरुआत में 25 को डिटेन किया फिर बाद में वो बढ़ के 50-55 तक पहुंची। तो तो पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई करे और जो भी सरकारी वकील हैं उसको कोर्ट में आके रखें तो अ, यही पॉजिटिव वे में मैसेज जाएगा कि हाँ कि कम से कम देश में कॉन्स्टिट्यूशन का और रूल ऑफ लॉ का एक सिद्धांत कायम है। यस। सर ये तो सर अभी आर्टिकल 370 हटाने के बाद की ये घटना है अभी, जो केंद्र सरकार जो है उनको इतने सारे फंड्स देती है, इतना सारा पैसा वहाँ पे खर्चा हो जाता है और सर फिर बाद में इस तरह की घटना सामने आती है और आश्चर्य की बात सर ये है कि उस दिन शायद फ्राइडे था और लोग नमाज पढ़ने के लिए वहां पर गए, मतलब जब लोग अंदर गए तब वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग बाहर आए उसके बाद ये घटना हुई है। तो सर कहीं ना कहीं क्या ये अंदर जाने के बाद किसी ने भड़काया हो, ये भी संभावना हो सकती। नहीं देखो ये तो कई बार सुरक्षा एजेंसियों का भी कहना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो कि भारत के कम पढ़े लिखे लोगों को या भारत के ऐसे वल्नरेबल जो ग्रुप्स रहते हैं जो किसी की भी बातों में आ सकते हैं। ठीक है, इनको कुछ लोग गुमराह करते हैं और बाद में उनको गुमराह करके चूंकि उनको बड़ी आसानी से उनके वो इमोशनल लोग होते हैं उनको आसानी से भड़का दो और फिर उसमें सबसे आसान एक धर्म का रास्ता होता है। ठीक है कि ये है और जहाँ तक मुस्लिम समाज की बात है तो चूंकि वो अपने समाज के सीनियर लीडर्स को इतना अपने लिए सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा बोलेंगे
और लेकिन उसमें से कुछ एलिमेंट्स इस तरह से होते हैं जो उन्हें गलत दिशा में या गलत रास्ते पे भटकाने के लिए कर लेते हैं, और बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे बैठे हुए भी उनका सपोर्ट करते हैं, तो ये अपने आप में फिर अ, अब ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर भारत में इस तरह से ये चीजें होंगी तो उन्हें आगे किस दिशा में फिर, क्योंकि इससे तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर ही खराब हो जाता है। क्योंकि अ, जब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के एक अशोक स्तंभ जैसे उसको ये भारत की जो पहचान है वो उसी से अपने आप को नहीं कनेक्ट कर पा रही हैं, तो ये तो क्योंकि हमारे जब मैं देखता हूँ कि जो नवीन जिंदल जी जो थे सांसद थे, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि भारत का जो झंडा है उसको एक आम व्यक्ति गर्व से उसे उसे फहरा सके, तो हुँ, उन्होंने उसके लिए कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। और आर्टिकल 19 एक सब क्लॉज ए के तहत उन्होंने ये बात कही कि जो नेशनल फ्लैग है उसे डिग्निटी के साथ और एक आम व्यक्ति भी उसको अपने अपने साथ उसको रख सकता है, उसको फहरा सकता है। और जो ये जो नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार 2004 का जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, इसने भी इस बात को सिद्ध किया। तो एक तरफ तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अपने राष्ट्रीय प्रतीकों से इतना प्रेम रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, दूसरी तरफ ऐसे ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं जो मतलब क्योंकि आम व्यक्ति नहीं कह रहा है इतना कि उनको तो एक तरह से भड़का के उल्टा ये बात कही जा रही है। और यस, अ, अब उसमें कहीं न कहीं गलत चीज़ें उकसावे में जब भीड़ आ जाती है, तो वो कहीं न कहीं तो गलत कदम उठा ही लेती है। अब बाद में क्योंकि इनके परिवार के लोग तो कहीं कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं रहे हैं, तो इन्हें तो आम जनता को भड़काना और अ, अब कहीं न कहीं ये तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सोचना चाहिए कि वो किस तरह से आगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। यस। सर ये यही लोग हैं, यही लीडर्स हैं जो विदेशों में जाते हैं, कई दिन वहाँ रहते हैं और फिर वापस आते हैं। सर, तो हमारे पासपोर्ट पे भी तो नेशनल एम्ब्लम है। जिस करेंसी को हाँ, जेब में लेकर घूमते हैं, उस पे भी हमारे कितने सारे नेशनल एम्ब्लम्स हैं। तो सर तब इनको कुछ नहीं होता है। नहीं ये तो किसी ना किसी जैसे कुछ लोग होते हैं जो कैसे भी बस माहौल में मतलब संघर्ष की स्थिति बनी रहे, किस हुँ, तरह से बनी रहे, तो ये एक नए नए आइडियाज इस तरह से सोचते हैं, या तो कि कैसे हम क्या करें विशेष, क्योंकि जब हमारा ये जब जो डिजाइन जो था जो प्रतीक चिन्ह के रूप में ये हम इसमें जब ये 1950 में दीनानाथ भार्गव जी जो थे तब उन्होंने इसको डिजाइनिंग किया था। और उसके बाद अभी जब ये नई संसद भी बनी है, तो उसमें इसी अशोक स्तंभ को नई संसद भवन के ऊपर जो कांस्य के जो है उसके रूप में, जिसमें लगभग 9,500 किलोमीटर किलो का जो है उसकी कांस्य के रूप में, और वो जो लगाया है संसद भवन पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और उसका जो डिजाइन था वो सुनील देवरे जी जो थे उन्होंने उसको किया था। तो उस डिजाइन में खास बात ये आई थी कि उसमें शेर के जो मुख मुख था थोड़ा सा उसका ये दिखाया था कि ये थोड़ा सा मतलब मुंह खुल गया है, जो मतलब पुराने प्रतीक चिन्ह में थोड़ा सा वो उसका मुंह ज्यादा आक्रामकता के रूप में नहीं था। तो, यस, तो और इस बार नए उसमें इन्होंने मोदी जी ने ऐसा करवा दिया है संसद भवन में, तो ये बात भी बड़ी विशेष उस समय सुर्खियों में आई थी, यस। जिसमें अब चूंकि ये बात देखने वाली होती है कि कई लोग फिर उसको इस तरह से भी बीच में जस्टिफाई करते हैं कि इस आप हमारे देश को क्यों आक्रामकता की तरफ लेके जा रहे हैं या ऐसा क्यों है, जबकि ये सारी चीजें व्यर्थ की होती हैं। उसमें जो डिस्टेंस थी क्योंकि जो ओरिजिनल सारनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो 1.5 मीटर का है, 1.6 मीटर का है, और जो ये जो लगाया गया था संसद भवन पे ये लगभग 32 मीटर का था। तो अगर कहीं कोई इस तरह से आता है और उसकी उसकी वजह से भी लोगों के सेंटिमेंट हर्ट होने लगते हैं, और इसमें मुख्य विपक्षी पार्टियां जो हैं कांग्रेस है या इनके
लोग जो हैं वो उनका क्लेरिफिकेशन इस तरह से आता है उन्हीं के फेवर में, कि तो बड़ी मतलब असहज की स्थिति हो जाती है। तो अब आम जनमानस की तो स्थिति ये है कि वो ज़्यादा न्यूज़ देखें या ना देखें। लेकिन हमारे संविधान की रक्षा करने वाले जो भी हमारे फौजी भाई हैं, जो देश की बॉर्डरों पे जो उस प्रतीक चिन्हों के साथ ही उन्हीं के आदर और सम्मान के लिए ही खड़े रहते हैं। ठीक है, उनके उनके इमोशनल जो है वो सेंटिमेंट्स पर क्या असर पड़ता होगा कि जब वो ये देखते होंगे कि इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं और हम इन लोगों के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर जान दे रहे हैं और ये यहाँ पर इस तरह की राजनीति। तो मुझे तो बड़ा अफसोस उन लोगों के लिए होता है कि और कहीं ना कहीं आगे सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इन सब चीजों पर सुमोटो संज्ञान लेकर और एक्शन जरूर लेना चाहिए। यस सर। सर ये जो घटना है सर, ये हमको कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है कि अभी भी इतने सारे रिफॉर्म्स हुए, इतना सारा डेवलपमेंट अभी जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन जो कुछ अलगाववादी लीडर्स हैं, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि हमको भारत के साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। नहीं, वो तो अपने आप को एक तरह से ऐसा है ना, नेहरू जी के टाइम में उनको इतनी आज़ादी मिल गई हुँ, कि वो अपने आप को ऐसा एक एंटिटी महसूस करते हैं कि हम तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। हुँ, और इस्लामाबाद की स्थिति ज्योग्राफिकल रूप से कश्मीर के जितना जब हम देखते हैं तो वो उनका प्रभाव, उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो इस्लामाबाद और कश्मीर तो सारा कुछ इस्लामाबाद के तहत कर लेंगे। अब हुँ, ये चीज तो अब भारत के जो विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं और जो डिफेंस के लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इन नेताओं पर जो पाकिस्तान के लिए इस तरह से हर समय अपने हृदय में प्रेम रखते हैं, तो कैसे कैसे इनको हम भारत के साथ कनेक्ट किस तरह चाहिए। जो अब भारत में एक देश एक संविधान एक निशान, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है इस पे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आगे यही भारत में सैद्धांतिक रूप से है और यही व्यवहारिक रूप से आगे चलेगा। राइट सर। सर और एक बात है कि कश्मीर का तो हमने देखा अभी किस तरह से नेशनल एम्ब्लम का हमारा अपमान हुआ। लेकिन सर कहीं पे भी आप मतलब देखो आप पूरे देश में नज़र डालते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल सर बंगाल फाइल्स अगर मूवी देखते हैं सर, तो उसमें तो सर इतिहास बताया है। इसके बावजूद भी सर कितना अपोज़ हो रहा है इन द सेंस पर्टिकुलरली जो मुस्लिम कम्युनिटी है। वेस्ट बंगाल में तो रिलीज़ ही नहीं हुई सर। तो ये क्या सिर्फ दर्शाता है कि इनकी मानसिकता कुछ लोगों की जो है वो कभी चेंज नहीं होगी? देखिए, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो तो अपनी उसी राह पर तब तक चलती रहेंगी जब तक उन्हें उन्हीं के अनुसार अपोज करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे भारत में इतना सहिष्णु होना, ये इन्हीं को प्रमोट करने के जैसा हो चुका है। ठीक है, आप अच्छी बातें राइट, करेंगे, आप प्रेम की बातें करेंगे, अहिंसा की बातें करेंगे और उससे ये सोचते हैं कि ये सामने वाले तो बेवकूफ हैं। ठीक है, अब अ, जो बंगाल फाइल्स में जो बंगाल की जो उस समय तत्कालीन समय में की जो स्थिति थी, वहाँ के जो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे सोहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग के जो उस समय इतने बड़े लीडर थे और उन्होंने बंगाल पुलिस के उस समय हाथ रोक दिए थे यस, और लगातार और इस तरह से कत्लेआम वहां पर मचा। और फिर बात आती है हमारे भारत के जो अपने आप को भारत की जनता का अपने आप में एक बड़े लीडर के रूप में जो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, और जब भारत की हिंदू जनता अगर इस तरह से किसी कट्टरपंथी सोच द्वारा प्रताड़ित हो रही है तो वो बदले में भारत की जनता को उल्टा और ज्यादा सहिष्णु होने को कह देते हैं। ऐसे समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो पुलिस और डिफेंस के हाथों में रहनी चाहिए। तो उस समय उन लोगों को बिल्कुल पंगु बना के रख दिया जाता है। ठीक है, तो
इस तरह से जो कत्लेआम एक राजनीतिक रूप से होता है, अगर आज भी ये जो राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के रूप में आज जो कश्मीर के जो मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, मैं तो इनके बयानों की तुलना भी उसी तरह से जो बंगाल के जो सोहरावर्दी थे, मैं तो उसी रूप में ये जब देखी जाएगी तो वो तुलना की जा सकती है बिल्कुल। कि आप हमारे जो देश के प्रतीक चिन्ह हैं उन्हीं के साथ नहीं खड़े हैं, ना खड़े होके केवल जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके साथ आप जाएंगे तो फिर ये तो अब भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और न्यायपालिका है उनको सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बैठने का मौका दें या ना दें। यस सर। सर, आपने बंगाल फाइल्स देखी कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखी है। उसमें सर एक मोहम्मद अली जिन्ना का एक स्टेटमेंट है, एक डायलॉग है। वो गांधी जी को कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं रह सकते। क्या सर ये उसी लाइन पे है अभी भी, जो नेता इस तरह के बयान देते हैं? नहीं, ऐसा है कि जो राजनीतिक व्यक्ति और वो कट्टरपंथी सोच को लेकर आगे बढ़ता है तो वो तो इसी बात को कहेगा कि मेरा एक अलग से साम्राज्य खड़ा हो जाए। ठीक है। अब सोचना तो उन सिक्योरिटी एजेंसीज को है कि हम इस तरह के लोगों को किस तरह से प्रमोट करने दें या ना करने दें। तत्कालीन समय में ये तो कांग्रेस के नेताओं की गलती रही है कि भारत के जो टुकड़े हैं उन्होंने हो जाने दिए, और अगर वो इसलिए हो जाने दिए कि हम जिन्ना को खुश करके रखें कि चलो इनके लिए एक अलग देश हो जाएगा तो ठीक है, समस्या शायद शांत हो जाएगी, लेकिन समस्या शांत होने की बजाय तो वो समस्या और बढ़ गई। यस। भाई अगर आ, आप अब इतने करोड़ों करोड़ों लोगों का जो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना, उनकी प्रॉपर्टियों का ट्रांसफर होना, और उसमें जो आम व्यक्ति जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और वो जा रहा है और वहां पर उनके बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ, क्योंकि लास्ट में तो जो आम व्यक्ति है उसी को भुगतना पड़ता है। पॉलिटिकल लोग तो जाते हैं सीधा ब्रिटेन चले जाते हैं, भाई जिन्ना जी ब्रिटेन चले गए, और जब शुरू में इनकी जब बात नहीं बन पा रही थी तो ये ब्रिटेन चले गए। बाद में जब इन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग ठीक ठाक ढंग से अब काम करने लग गई है तो फिर वहां से लौट के वापस आ गए और फिर लीडरशिप संभाल ली, फिर कह दिया, क्योंकि शुरू में तो ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, तब तो ये कांग्रेस के लोगों के नजदीक बैठते थे, इनको हम्म। सेतु के रूप में बताया जाता था कि जिन्ना तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक सेतु के रूप में काम करते हैं, गांधी जी के बड़े करीबी थे। तो और बाद में फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम से खिलाफ हो गए। अब कोई चाहे गांधी जी को दोष दे, चाहे कांग्रेस को दोष दे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको हमेशा ये चीज तो सजग रहना पड़ेगा कि कट्टरपंथी व्यक्ति कोई भी हो तो उसके लिए सिक्योरिटी की एजेंसी जो भी हैं, हमारी डिफेंस फोर्स है, उनको कुछ ना कुछ विशेष प्रावधान तो देने होंगे जिससे शुरुआत में ही रोक लगाई जा सके। अन्यथा ये एक शुरुआत में एक पहले थोड़ा सा कोई स्टेटमेंट आता है, फिर उसके बाद कोई घटना होती है, फिर और बड़ी घटना हो जाती है, और फिर वो एक दंगे का रूप ले लेती हैं, तो ये चीजें फिर बढ़ती चली जाती हैं। तो या यस। तो ये शुरू में ही रोक लगे, ये या। है, क्योंकि अब थाने की भी फोर्स रहती है, तो थाने में 8 लोग 10 लोगों का स्टाफ रहता है, वो वहां जाके अगर ऐसी कोई घटना हो रही है, चले भी गए, तो वो वहां पिटने के लिए थोड़ी उनके लिए हमने उनको फोर्स में ज्वाइन करा रखा है। तो कोई ना कोई ये तो पुलिस को भी सोचना होगा कि कैसे कर एकदम स्टार्टिंग में अगर लग रहा है तो कि कोई ना कोई ऐसी कोई जो रिएक्शन जो टीम आए वो किस किस तरह से हम उनको एक साइड में रखें, तुरंत की यस। तुरंत, और शुरुआत में ही उनको भेजा जाए। अगर स्थिति अगर बिगड़ सकती है तो उसके लिए हर समय तैयार रहना होगा। तो ये यस। तो पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे आगे चीजें ये सही दिशा में रहें। राइट सर। ये तो सर ऑब्वियसली पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी की है, लेकिन सबसे बड़ा तो जो वहाँ की सरकार है या फिर पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके डिसीजंस के ऊपर भी तो सारा डिपेंडेंट होता होगा ना। जैसे अभी बंगाल फाइल्स बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है, रिलीज नहीं हुई है, तो ये तो सर गवर्नमेंट का डिसीजन है। इसमें तो क्या सिक्योरिटी भी क्या काम करेगी? नहीं, अब ऐसा है कि
अब ये फिर बात इस तरह से निकलेगी कि जो हमारी केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के जो पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर आप केंद्र में अपनी सरकार और इतने कई राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद भी इतने असहाय रूप में खड़े रहते हैं और उनके एक या दो मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हो गए हैं, हुँ, हुँ। तो ये तो आपको अपनी अपनी क्षमताओं का भी तो आकलन करना पड़ेगा कि आप किस लिए उन पदों पे जाके बैठे हैं कि यस, केवल जो कागजी कार्रवाई है उसी को बढ़ाने के लिए अगर आप लोग भी जाके केवल व्यापारियों की तरह वहां जाके बैठ के काम करने लगेंगे कि हम तो ऑफिस में जाते हैं और हमें सेक्रेटरी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आते हैं और ये हम उस पर फिर इस तरह से आगे हम एक्शन लेते हैं, तो केवल आप अगर देश का केवल डेवलपमेंट करने में लगे रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि बाकी सब कुछ ठीक-ठाक हो जाएगा इस डेवलपमेंट से, तो फिर तो आपके हाथों से चीज़ें सारी निकल जाएँगी। इस डेवलपमेंट को तो वो तुरंत खत्म कर देंगे। यस, भाई आपको सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि इस देश को किस तरह से हम बचा के रखें, ठीक है? हुँ, वो चीज़ ही आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो बेमानी हो जाती हैं। यस, तो जो हमारे इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के या जो भी शब्द आते हैं और उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन रहती है, वो इस मामले में बड़ी विचार वो रहती है कि और वो इतनी तारीफ के काबिल रहती है कि कम से कम चाहे क्रिमिनल कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आम जनमानस ये सोचता है कि हाँ, अगर मुख्यमंत्री जी को जरा भी ये मामला पता चल गया तो किसी भी लेवल तक जाकर और वो पूरा उसका इलाज कर सकते हैं और उसी की भाषा में कर सकते हैं। यस, तो ये तो यही सीख अब मैं तो बाकी के पॉलिटिकल लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि वो उनसे सीखें कि कैसे हाँ। अब चीज़ें आगे किस किस तरह से चीज़ें ठीक करनी चाहिए। यस सर। सर और एक बात सर बंगाल फाइल्स और ये सारी घटना मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत सारा उसमें से लिंक निकलता है सर। सर फ़िल्म में एक डायलॉग है जब नोआखली में वो बोलता है कि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा प्रोजेक्ट जारी रहेगा। तो ये सर हमारे लिए पर्टिकुलरली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए उनके प्रोजेक्ट में तो वो भारत के हर एक हिंदू को कन्वर्ट कराना चाहते हैं। उनका तो सीधा-सीधा वो इन कट्टरपंथी लोगों का ये मानना है। यस, और अगर कोई इस तरह से नहीं कर रहा है तो या तो उसे ब्लास्फेमी के साथ जोड़कर, ठीक है? या उनके अगेंस्ट देयर रिलिजन या हम खतरे में हैं। अलग-अलग तरह के ये उनके पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह की बातें रहती हैं और उनको करके वो आगे बढ़ते हैं। अब इस मामले में हमारे जो शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं और हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि आगे अगर इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, तो उन्हें किस तरह से पूरी तरह से कुचला जाए। क्योंकि यस, ये सारी चीज़ें भारत के लॉ एंड ऑर्डर को क्योंकि जब हम भारत की जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार तुलना करते हैं, तो भारत की स्थिति एक इज़राइल जैसे देश के साथ की जा सकती है, जिसके चारों तरफ केवल दुश्मन राष्ट्र ही हों, यस, ठीक है? चारों तरफ अस्थिरता है, ठीक है? भारत का जो डेमोक्रेसी है, इसे पड़ोसी लोग भी यही कहते हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश के वहाँ से भी इसी तरह से कट्टरपंथी लोगों के बयान आ रहे हैं कि हमने तो हिंदुओं पे शासन किया और अब यहाँ के लोगों को विद्रोह करके और दिल्ली पे राज स्थापित कर लेना चाहिए। और भारत में जो हमारी जो सेकुलर पार्टियाँ बनती हैं, वही इन लोगों को भी प्रमोट करने में और आगे लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपका इन सब से भला होने वाला नहीं है। अगर देश टूट जाएगा तो आप लोग भी खतरे में आ जाओगे, ठीक यस, है? तो क्योंकि जब हमारे बड़े पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया और जब वहाँ बड़ी-बड़ी दुकानें और हमारा व्यापार सारा क्योंकि लाहौर में, कराची में इन सभी जगहों पे हिंदू व्यापारी और बड़े सब लोग सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। यस तो सर। अगर 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 कल को फिर से देश के विभाजन के रास्ते पे फिर चला जाएगा तो जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा हम तो इस एरिया में पॉलिटिकल स्थापित लोग हैं, तो वो इस बात को फिर उनके लिए वो
ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर स्थापित ही बने रहेंगे, उन्हें फिर अपनी जगह चेंज ही करनी पड़ेंगी और कुछ नहीं रह जाएगा बाकी। यस। तो सर अभी कंक्लूजन में सर हम यही बोल सकते हैं कि ये सारी घटनाएं जो है हम लोगों के लिए एक चेतावनी भी है। और सर जहाँ तक नेशनल एम्ब्लेम का या फिर हमारे जो भी प्रतीक है राष्ट्र के, उसका सम्मान हमारे देश में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा सर? सर या पाकिस्तान में जाके लगाएंगे, ऐसा भी एक आया था सवाल। और सर दूसरी एक बात जो है, वीर सावरकर कहते थे जब तक यहाँ पर हिंदू है तब तक हिंदुस्तान सेक्युलर है, जिस दिन हिंदू नहीं है उस दिन हिंदुस्तान भी सेक्युलर नहीं रहेगा। तो ये बात सर बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि क्या परिस्थितियां है। तो सर आज आपने आके इस बारे में चर्चा की, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी दर्शकों से विनंती है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जागरूक रहना भी एक प्रकार से हम तैयार हो सकते हैं आने वाले संकट के लिए। तो यही हमको करना है। जैसे विवेकानंद हमेशा कहते थे, अराइज एंड अवेक। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को विनंती है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते।